Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in Samajik Vigyan. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में पाठ योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ योजना को बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक में हमने लिखा हुआ है 2 मई 2021। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब यह है कि यह सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य योजना है आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए भी बना सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय के लिए आप जिस भी विषय के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी पीरियड आपको दिया जाता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चक्र में हमने लिखा हुआ है सेकेंड। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकेंड है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के लिए जो भी समय आपको दिया जाता है टीचिंग करने के लिए उसी समय को, उसी टाइम को, उसी अवधि को और उसी पीरियड को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के लिए हमें 35 मिनट्स मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है महासागरीय जल। प्रकरण से मैं आपको यह बता दूं कि यह जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसे बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में, इस विषय के इंडेक्स में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम अपने विषय के बारे में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में यह देना चाहूँगी। जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करके महासागरीय जल की गतियाँ का अर्थ व कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को जीवन में महासागरीय जल की गतियाँ के महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को महासागरीय जल की गतियाँ और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना है। चौथा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को महासागरीय जल की गतियाँ के प्रकारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना है। पांचवा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को महासागरीय जल की गतियाँ की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बताऊं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। आप जो पाठ बच्चों को विशिष्ट उद्देश्य, आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक
उद्देश्य, इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को महासागरीय जल की गतियों के अर्थ का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को महासागरीय जल की गतियों के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को महासागरीय जल की गतियों की कार्यप्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को महासागरीय जल की गतियों के प्रति विधेयात्मक अभिवृत्ति विकसित हो सकेगी। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को महासागरीय जल की गतियों के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्र महासागरीय जल की गतियों को चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। आप बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी टॉपिक आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं ब्लैक बोर्ड में, जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को वह टॉपिक आप समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे सहायक सामग्री के बारे में यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं और बीएड का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो बीएड के एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सहायक सामग्री क्या होती है, सहायक सामग्री के बारे में आप एक्सप्लेन करके बताइए। तो आप बीएड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको यह बताऊं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र महासागरीय जल की गतियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा एक लाइन आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो छात्र आंसर देते हैं सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है, तो छात्र आंसर देते हैं सौरमंडल के पृथ्वी ग्रह पर जीवन पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या क्या पाया जाता है, तो छात्र आंसर देते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो छात्र आंसर देते हैं जल महासागरों, नदियों, समुद्रों व तालाबों में पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है महासागरों का जल जब इधर उधर होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो छात्र आंसर देते हैं महासागरों का जल जब इधर उधर होता है तो उसे महासागरीय जल की गति कहते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है महासागरीय जल की गतियों के बारे में आप क्या समझते हैं, तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि छात्रों को छठे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, महासागरीय जल की गतियों के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप एक लाइन यह लिख सकते हैं बच्चों आज हम महासागरीय जल की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा एक लाइन आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र क्रियाओं का कॉलम, चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप जिस टॉपिक की व्याख्या कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, जैसे कि शिक्षण बिंदु के कॉलम में हमने लिखा है महासागरीय जल की गतियों के प्रकार। उसके बाद आप छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में व्याख्या करेंगे। तीसरे कॉलम छात्र क्रियाओं के कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा कॉलम श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं।
सागर का जल कभी शांत नहीं होता, इसमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। महासागरीय जल की गतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला लहरें, दूसरा धाराएं, तीसरा ज्वार भाटा। महासागर का जल गतिमान होता है। जब हवाएं चलती हैं तो महासागर के जल आगे पीछे हटने लगता है, इसे लहर कहते हैं। जब महासागर का जल हवा के अनुसार समान गति से बहती है तो उसे धाराएं कहते हैं। धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला गर्म धाराएं, दूसरा ठंडी धाराएं, तीसरा जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के गति के कारण महासागरों के जल में गति उत्पन्न होती है तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। व्याख्या करने के बाद आप सैंपट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप सैंपट कार्य में लिखेंगे। पहला पॉइंट्स आप सैंपट कार्य में लिखेंगे, सागरीय जल की गतियाँ, लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा। दूसरा पॉइंट्स आप सैंपट कार्य में लिखेंगे, सागरीय जल कभी शांत नहीं रहता। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए 3 कॉलम आप बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। छात्रा अध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला गर्म जल धारा, दूसरा ठंडी जल धाराएं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, महासागरीय जल की गतियाँ कौन कौन सी हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, महासागरीय जल की गतियाँ होती हैं लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा। बोधात्मक प्रश्न छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम फिर से व्याख्या करते हैं। हम व्याख्या करने के लिए फिर से सारी प्रोसेस को दोहराएंगे। हम व्याख्या करने के लिए 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाएंगे सैंपट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में हम जिस टॉपिक पे व्याख्या कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। शिक्षण बिंदु के कॉलम में हमने लिखा है ज्वार भाटा के प्रकार। छात्र छात्रा अध्यापक क्रियाओं कॉलम में हम व्याख्या करेंगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। सैंपट कार्य के कॉलम में हम व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखते हैं। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। सागर तथा महासागर के जल में ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण आता है। ज्वार भाटा 2 प्रकार से आता है। पहला बृहत ज्वार तथा दीर्घ ज्वार, दूसरा लघु ज्वार, बृहत तथा दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार उसे कहते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होता है, तब चंद्रमा और सूर्य दोनों का आकर्षण बल पृथ्वी पर पड़ता है तो बृहद ज्वार आता है। यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अधिक होता है। जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाती हैं तब लघु ज्वार आता है। ज्वार भाटा 24 घंटे में 2 बार आता है। व्याख्या करने के बाद आप सैंपट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के आप लिखेंगे। सैंपट कार्य में आप डायग्राम बना के दर्शाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं चंद्रमा पूर्णिमा। यहाँ पे आप देख रहे हैं चंद्रमा, यहाँ पे अमावस्या,
यहाँ पे ये सूर्य, यहाँ पे बृहद ज्वार। डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा, पृथ्वी है ये चंद्रमा, यहाँ पे ये लाइनें जो आई हैं लघु ज्वार की, उसके बाद ये सूर्य, ये लघु ज्वार। इस तरह से आप डायग्राम के माध्यम से सैंपल कार्य में आप डायग्राम बना सकते हैं। छात्रों एक्सप्लेन करने के बाद, व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापकीय क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है? तो छात्र आंसर देते हैं ज्वार भाटा 2 प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, बृहद ज्वार कब आता है? तो छात्र आंसर देते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होती है तो बृहद ज्वार आता है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य दोगे। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सब महासागरीय जल की तीनों गतियों के बारे में लिख कर लाइएगा और ज्वार भाटा के प्रकारों का विस्तृत वर्णन करके लाइएगा। ऐसा आप गृह कार्य छात्रों को दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से इस लिंक को डाउनलोड करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। इस पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप डायरेक्ट मुझे मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पाठ्य योजना की 3 लिंक दे रखी है, ड्राइव लिंक, ट्विटर लिंक और ब्लॉगर लिंक। इस पाठ्य योजना की मैंने तीनों लिंक दे रखी है। कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो बीएड को लेके कोई नया वीडियो लेके आऊँगी तो आप को नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिएगा।